सर्वप्रथम माँ वीणापाणी के चरणों में सादर वंदन नमन कि इनके ही निमित्त से आज हम यहाँ सारे उपस्थित हैं। शुरुआत करना चाहूँगा इस बात से कि जितने भी अपने यहाँ सब बैठे हैं, बड़े सारे के सारे ईश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद दें कि हम खुशकिस्मत हैं कि आज हम इस बिंदु पे बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि विद्यार्थी और विद्यार्थी का जीवन जो है वो कैसा होना चाहिए। प्रयागराज में महाकुंभ जो है वो हो रहा है और उसी अवसर पे आज हम सारे यहाँ उपस्थित होकर शिक्षा पे और शिक्षा से हम क्या हासिल कर सकते हैं उस पे चर्चाएं कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं धन्यवाद उन मंचासीन देवतुल्य अतिथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोग अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के यहाँ पहुंचे हैं। श्री मनोज जी सुथार सर, श्री प्रदीप जी सर, राजेंद्र जी, श्री सनी जी धायल और मेरे साथी श्री रविंद्र जी, और इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने वाले दुर्गेश, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। काफी लंबे समय से दुर्गेश मुझे फोन कर रहे थे कि सूरतगढ़ जैसी पहल यहाँ करनी चाहिए, और मैं ये कहूँगा अब तक जितना सहयोग मैंने करना चाहिए उसमें से शायद 1% ही सहयोग मैंने इनको किया है। जो व्यवस्थाएं आप यहाँ देख पा रहे हैं 100% दुर्गेश जी की मेहनत है। मैं तो यहाँ तक कि कल एक पंपलेट डालना था, उसमें भी हमारी देरी रही कि जो मैं टेलीग्राम में भेजना कल था जिसको हम आज भेज पाए। इस अनूपगढ़ शहर को नमन। ये वो शहर है माँ सरस्वती के तट पे बसा हुआ। जब हम वैदिक काल में जाते हैं आज से लगभग 2000 साल, 2500 साल या 3000 साल पहले, तो ये वही शहरों में से शहर है जिसके किनारों से सरस्वती नदी बहा करती थी, जिसके किसी न किसी रूप में आज जो है हम घग्घर का स्वरूप देखते हैं। ये वही शहर, वही तट है जहाँ आर्यों ने वेदों की रचनाएं की। तो पुनः उस चीजों को सृष्टि में कुछ भी नया नहीं होता, सिर्फ उनकी पुनरावृत्ति होती है। प्रत्येक जगह हर कार्य होना कभी संभव नहीं है। अगर यहाँ कुछ हो रहा है तो ये दैवीय संयोग ही रहा होगा। शुरुआत इन चीजों से कि आखिर स्वाध्याय क्या है, एक कोई कोचिंग सेंटर है, लाइब्रेरी है क्या, ये बता दूं। स्वाध्याय इनमें से कुछ भी चीज नहीं है। हमारी वैदिक परंपरा में से ही एक चीज जिस पे हम चल रहे हैं वो एक चीज है स्वाध्याय। कि जब हम पुराणिक व्यवस्थाओं में गुरुकुल में जाया करते थे और गुरुओं के पास में, ऋषि मुनियों के पास में बैठ के विद्यार्थी जो है, वर्तमान शिक्षा विभाग के सारे यहाँ साथी लोग बैठे हैं, वो एक थीम चलती है करके सीखना। और साइंस में सबसे ज्यादा अप्लाई, आर्ट वालों ने छोड़ दिया है। आर्ट वाले सर अभी जैसे मनोज सर बात करते रटन पद्धति, हम उस पे आ चुके हैं। साइंस वाले भी कहीं ना कहीं बट उसी रटन वाली व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं, जैसे सिक्कर कोटा में रीट वाली, वो नीट के लिए जैसे बच्चे काम कर रहे हैं, बहुत अंडर प्रेशर रहते हैं, वो भी करके सीखने वाली चीज को वो भी छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, वो रटन पद्धति पर आ रहे हैं। स्वाध्याय नाम की चीज जो है ना वो है करके सीखना। अक्सर विद्यार्थियों मैंने एक ही चीज जगाने की कोशिश की। मेरा थोड़ा सा रवैया जो मुझे कोचिंग में जानते थोड़ा सा कड़ा रहता है, काफी मतलब जो है, क्योंकि मेरे सामने जो बचकाने प्रश्न लेके आते हैं तो मैं उनको दुलारता नहीं हूँ, मैं बिल्कुल उन पे गुस्सा हो जाता हूँ। मैं कि ये कोई चीज पूछने की चीज है, क्यों नहीं पता है आपको, ये नहीं पता है ना। तो मेरा जो मुख्य उद्देश्य जो रहता है, कोई मुझसे पूछता है, मैं कहता हूँ कोचिंग के आवरण से बाहर निकालना बच्चे को। कोचिंग आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकती, कोचिंग कभी सिलेक्शन नहीं करवा सकती। तो सेल्फ स्टडी पे ही जोर देना, खुद से चीजें सीखना। आप कहीं भी देखें ना, आप जिस दायरे में रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, जिस कस्बे में आप रह रहे हैं, आपको मार्गदर्शित करने वाले लोग अपने परिवार में मिल जाएंगे। मैं पीछे 26-27 दिसंबर को पब्लिकेशन के काम से जयपुर में था, तो जैसे चाय पीने बाहर गया तो ये सबसे ज्यादा सीखना हो ना आपको कभी, तो आप चाय की थेड़ियां जहां बनी होती है वहां जाके बैठे, बहुत नए नए विचार आपको वहां से मिलेंगे। ये सच बात है।
आज के समय में भी ये देखते हैं कि जब गवर्नमेंट किसी मूवमेंट के बारे में जानते हैं, कहीं आंदोलन हो रहा है, तो जो लोग अंदरूनी न्यूज निकालते हैं, कल यहाँ क्या हो सकता है आंदोलन में, वो सारे जाके उन्हीं जगह बैठे थे, तो चर्चाएं क्या चल रही है, मूवमेंट की रूपरेखा क्या बन रही है। मैं वहां बैठा तो एक न्यूज़पेपर पढ़ा था, उसको उठा लिया ऐसे उस पे, क्योंकि जिसकी जैसी भावना वो वैसा देखता है, ये तय है। किसी का उदाहरण मोबाइल फोन होता है, किसी का कोई मैगजीन है वो उदाहरण होते हैं। मेरी नजर सीधे पूरे पेज को देखा, और वो पेज था जयपुर का दैनिक छपने वाला। बिल्कुल सेंटर में एक बिटिया की फोटो छपी जिसके नीचे नाम लिखा अर्पिता, ऊपर हेडलाइन कि सीए का जो रिजल्ट जारी हुआ उसमें अर्पिता ने 13वीं रैंक हासिल की। मैं तो उसको पढ़ने लग गया। जब उसकी 2-3 लाइनें मैंने पढ़ी तो एक अध्याय था, वो 2-3 लाइनें नहीं थी। पूरा लेसन क्या है, जैसे रिपोर्टर उनसे पूछ रहे हैं कि पहले तो बधाई इस बात की कि आपने ऑल इंडिया में 13वीं रैंक जो हासिल की। मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये यात्रा कैसे रही, तो वो घूम के थीम कहाँ रुकती है, वहीं पर जिसके लिए आज का कंपटीटर पूरे हर जगह दौड़ता भागता फिर रहा है, वो सारे विचार उसमें समाहित थे। उसने कहा कि ये मेरे मन में कब आया कि मैं इसी पे काम करूं, कि मेरे बड़े भाई जो सीए हैं, तो पहले से मैंने तय कर लिया। ये भी हमारे जीवन में एक चीज तय होती है कि हम जब जिस राह पे निकल रहे उससे पहले देख लें, समझ लें कि मैं डॉक्टर बनना चाह रहा हूं, तो क्या इस लाइन में पहले से कोई मेरा हाथ पकड़ के चलाने वाला है क्या, कोई मुझे कभी इस रास्ते में अगर दिक्कत आएगी तो कोई मुझे रास्ता दिखाने वाला है क्या कोई। तो उसने कहा कि मैं अपने भाई से जो है प्रेरित रही, फिर मैंने इसमें आना स्वीकार किया, और जब मैंने तैयारी स्टार्ट की तब बात वो आ जाती है जो हर विद्यार्थी हर एक अध्यापक से पूछते हैं कि सर कितने घंटे पढ़े तो नौकरी मिल जाएगी। आप भी सोचते हैं ना, आप भी शायद मुझसे अब जब मैं यहाँ से वापस रवाना होऊंगा, आप बच्चों से मिलूंगा, तो आप भी पूछेंगे सर कितने घंटे पढ़ने की सिलेक्शन हो जाए। तो अर्पिता का ये जवाब था कि 13 घंटे। तो कुछ इसमें 2 प्रकार के विचार आते हैं, कुछ स्वीकारते हैं कि 13 घंटे पढ़े जा सकता है, कुछ कहते हैं 13 घंटे नहीं पढ़ा जा सकता। मैं इसके पक्ष में हूं कि पढ़ा जा सकता है। पढ़ा जा सकता है कि आर्मी का कोई जवान, ये सीमावर्ती एरिया है अनूपगढ़ का, पाकिस्तान से लग रहा है, जहां तक मैं कभी देखे नहीं है बॉर्डर एरिया पर, ये कहते हैं कि जब ये सरस्वती प्रवाहित होती पाकिस्तान में निकल जाती है तो सीमा की चौकसी करने वाले हमारे सैनिक जो साथी है वो पानी में भी गश्त लगाते हैं शायद, और वो अगर 10 घंटे की हो सकती है, 12 घंटे की भी हो सकती है, वो शायद अगर कोई और साथी ना हो तो अगले 24 घंटे की भी हो सकती है। तो ये मुश्किल नहीं था कि नियमित 13 घंटे पढ़ाई। और मैं पूर्णतः, मनोज जी सर एक जो बात कह रहे थे आज के समय की ये जो सामग्री है ना, ये अपने आप में मैं इसको परमाणु बम के जैसे मानता हूं। परमाणु बम जरूरी भी है और नहीं भी जरूरी है। क्या जरूरी है परमाणु बम, बताओ आप बच्चे बैठे। परमाणु जो शक्ति संपन्न राष्ट्र ऐसा कह रहे हैं कि परमाणु बम बनाना चाहिए, सृष्टि का विनाश हो जाए, क्या ये जरूरी है? नहीं है। शक्ति संतुलन के लिए जरूरी है। जैसे वैदिक काल में हम सुनते थे कि ब्रह्मास्त्र, और जब कोई भी ब्रह्म महाभारत में देखते हैं ब्रह्मास्त्र चलाना, सारे देवता और सारे यानी इसे सृष्टि का विनाश हो जाएगा, ये तो चला ही नहीं सकते आप, चलाना ही नहीं है। ब्रह्मास्त्र वो परमाणु बम ही था उस समय का। आज ये शक्ति संतुलन के लिए मोबाइल फोन की अनिवार्यता है, इसके बगैर आज के जीवन में हम चल नहीं सकते, पर इसको चलाना कैसे वो आना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने बताया कि मोबाइल फोन से मैंने एग्जाम के दिनों पूर्णतः दूरी बना ली। जब भी मुझे कोई समस्या आ रही थी तो मैं मेरे भाई से पूछ रहा था, और इसी के साथ में जब भी मुझे ऐसा लगा कि मैं रुक रही हूं, मैं तैयारी नहीं कर पा रही हूं, तो हमेशा मुझे मोटिवेट करने वाले मेरे माता पिता। जैसे मनोज जी सर ने कहा कि जब भी कभी डिमोटिवेट हो तो अपने पिता के बेबस चेहरे या माता की आंखों के नीचे पड़ी झुर्रियां छाइयों को उनको देखें एक बार, अपने आप में सेल्फ मोटिवेशन आ जाए। तो ये आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने मैंने जो है वो समझे। स्वाध्याय की थीम आपको बताई कि स्वाध्याय कोई कोचिंग नहीं है। शुरुआत इसकी मैं बताता हूँ। कम हमने ये सोचा कि ऐसा कहते हैं कि यूं ही कोई चीजें जो है अन्यासी हो जाना, ऐसे इसकी थीम है। कभी जब मैं प्रतियोगिता परीक्षा में उतरा 2005 का वो साल था जब मैंने ये ठाना कि जब तक मैं ये नहीं जानता था कि अध्यापक भर्ती परीक्षा एक चीज होगी। ये दिसंबर 2005 की बात है कि मेरे किसी साथी ने आके बोला कि पीटीटी नाम की एक चीज है और वो आवेदन करेंगे और फिर हम क्या करेंगे,
प्री बीएड का एग्जाम देंगे, फिर इसमें हो जाएगा, आगे वैकेंसीज बहुत आ रही है, रोजगार मिल जाएगा, तो एक बार के लिए मैं ठिठका। क्योंकि बाल स्वभाव जो होता है ना, उसमें चीजें अन्याय से आके भर जाती है कि पहला हमारा अट्रैक्शन होता है ना, घर में कोई बच्चा ही होता है वो छोटा, वो कहता है मुझे फौजी की ड्रेस चाहिए, फौजी बनूंगा। क्योंकि हमने वो ही देखा कि फौजी बड़ा होता है, बड़ा हो गया मुझे पाकिस्तान से लड़ाई करनी है, मैं पाकिस्तान को खत्म कर दूंगा। क्योंकि हमने ये सुना है और यही हमारे में मन में रहता है कि मुझे तो या तो फौजी बनना है या पुलिस बनना है। क्यों बनना है इस पर कभी भी विचार नहीं किया। तो मेरा ऐसा था कि पुलिस में जाएंगे, पुलिस बनेंगे। सोचा ऐसा वो तो ठीक था, पर उसके लिए किया क्या मैंने। और जब तक मैंने ऐसा सोचा कि पुलिस में जाना है, तब तक पता चला कि इसमें सामान्य का कैंडिडेट आवेदन करने के अभी एलिजिबल नहीं है। तो आप भी जब जीवन में ठाने ना कि मुझे ये करना है, तो उसके लिए कुछ करें, सजो के ना रखे मन में कि मुझे ऐसा करना है। बहुत से बच्चे आज भी मोटिवेट होते हैं, सर मैं अब लेक्चरर बनूंगा। अच्छी बात है कि यहाँ बैठे सारे विद्वान जन हैं, उनसे आप प्रभावित हो, पर अगर ठान ले तो उसके लिए काम उसी दिन करें, आगे के लिए ना छोड़ें। पीटीटी के लिए ऐसी प्रक्रिया रही, तैयारी की 1.5-2 महीने की। अब ये जरूरी है कि जिस प्रतियोगिता परीक्षा में उतर रहे हो, तो एक व्यक्ति तो ऐसा होगा जिससे मार्गदर्शन लेना ही पड़ेगा। बिना उसके आपका रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। कि मुझे अगर यहां से चल के बीकानेर जाना है, हमारे बड़े बुजुर्ग जो है ना, वो हो सकता है कि अक्षर ज्ञान उनको ना हो, पर वो हमसे ज्यादा जो शिक्षित थे, सबसे पहले अगर उनको निकलना होता था ना, आज तो यातायात के बहुत से साधन है, हमें जो है बीच में साइन बोर्ड मिल जाएगा कि यहाँ से आप बीकानेर के लिए दाएं बाएं इंटरनल है, इतने किलोमीटर है। वो लोग क्या करते थे, वो कागज पे वर्क करते थे या दिमाग में ये चीज उकेरते थे कि उस शहर जाने के लिए मुझे कितना चलना होगा, कहाँ जाना होगा। तो ये प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत जरूरी है कि जिस टारगेट के लिए आप जाएं, उसके पहले ही तय कर लेंगे उसके लिए हमें कौन से चरण पार करने होंगे। बीएड भी हो गई, बीएड होने के बाद में एक वैकेंसी भी आ गई। जैसा डर आपके मन में रहता है कि नौकरी लगना जो है बड़ा ही मुश्किल है, नौकरी नहीं मिल सकती, भीड़ बहुत ज्यादा है, आप क्या मानते हैं? आपसे ही प्रश्न है बैठे हुए बच्चों से, नौकरी लगना मुश्किल है या आसान है? बताएं देखिए, एक व्यक्ति बताओ, ये चल रहा है क्या? चल रहे हैं दुर्गेश जी, बता दो, कोई भी बता दो कि नौकरी लगना आसान है या मुश्किल है, बता दो। आपका क्या छोट है, बैठे बैठे बता दो, खड़े कर। आसान है सर। आसान है। एक और दीजिए माइक किसी को। आसान और मुश्किल इसमें बताना है, आगे आगे आगे। मुश्किल यही हो गया कि माइक पकड़ने में डर रहे हैं, आसान और मुश्किल में ही बोल रहे हैं। सही जो मैं उत्तर चाह रहा, देखो हर आदमी का एक नजरिया होता है, मैं ये चाह रहा था कि नौकरी लगना बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। मुश्किल क्या है? तो मुश्किल क्या है? सुनीता विलियम के बारे में भी सुना है ना? सुना है ना? अभी कहाँ है अभी सुनीता विलियम? स्पेस में है। 7 दिन के लिए गए थे शायद, अब 7-8 महीने हो गए, और फरवरी में उम्मीद कर रहे हैं कि वापस आ जाए। वो बिल्कुल मुश्किल हो सकता है ना। और फिर भी मैंने देखा कि 25 दिसंबर वाले क्रिसमस के दिन जो है न्यू ईयर को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहां भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो एक पल के लिए भी ये उनके चाहे फेस पे नहीं है कि हम वापस जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, बच्चों से मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। बहुत आसान है। तो जब भी आप नौकरी का सोचे ना, पहले तो आज ही एक थॉट जरूर लेके जाना, बाकी आप लेके जाएं कि ना ले जाएंगे, कि राजस्थान में नौकरी लगना है तो मुश्किल नहीं है। पेरेंट पे बैठे तो वो भी स्वीकार लें कि राजस्थान में नौकरी लगना बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। मैं जो तैयारी मानता हूँ, अगर कोई बच्चा, मैं गारंटी नहीं लेता, पर मैं ये विश्वास जरूर कहता हूँ कि कोई विद्यार्थी एक चरण, एक वैकेंसी का एक पूरा सर्कल जो है वो पूरा कर ले, 10 महीने की तैयारी, औसत 7 से 8 घंटे काम, और बिल्कुल वही बिंदु जो एग्जाम में आने हैं तार्किक रूप से कर ले, तो वो अपना सिलेक्शन करवा सकता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सर जैसे बात करते, नुकसान वहां होता है कि जहां आपने रटन पत्ती पे आप आ गए, तो होना जो है वो बड़ा मुश्किल है। तो नौकरी लगना बिल्कुल ही आसान है। मेरे पहली बार का जो प्रयास आपकी तरह मेरे विचार आया, क्योंकि 2008 में एक वैकेंसी आई थी संस्कृत शिक्षा विभाग में, 3rd ग्रेड टीचर की, 390 सामान्य की पोस्ट थी और लगभग 3,75,000 फॉर्म अप्लाई हुए। डर लगा मुझे, मैं क्यों, इसमें तो कुछ नहीं होना, फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। एक बार ये भी सोचा कि वैकेंसी के में फॉर्म नहीं अप्लाई करने चाहिए, जैसा आप लोग करते हो, चुनते हो कि इसमें तो मैं आवेदन करूंगा और इसमें आवेदन नहीं करूंगा। आप राजस्थान में प्रत्येक वैकेंसी में आवेदन करेंगे। अभी 4th ग्रेड की भी लगभग
45 से 54,000 पद आ रखे। एक भी विद्यार्थी ये मत सोचना कि मैं आवेदन नहीं करूंगा, आवेदन करना। रीट की अंतिम तारीख है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि मेरी रीट 2020-22 की क्लियर है, मैं आवेदन नहीं करूंगा। मैं ये कहता हूँ कि आज लास्ट तारीख है, अगर आवेदन किसी ने नहीं किया तो आवेदन करना। क्यों करना? कि अगर किसी व्यक्ति को क्रिकेट में स्टेट खेलना है तो मैं ये चाहूंगा कि वो अगर जिला स्तरीय को टूर्नामेंट हो रहा हो तो वो बहुत बार जो है ना वो मैन ऑफ द मैच रहा है, फिर भी आज भी जाए प्रैक्टिस करने। हो सकता है कि वहां कोई सामने बाउंसर या स्पिनर एक अलग टाइप का है जो आपको 2 बॉल डालेगा तो आपको 4 चीज सिखा के जाएगा, बॉल ऐसे भी मिलेगी वहां पे। इसलिए अगर रीट किसी की हो रखी है और प्रतियोगिता परीक्षा में आगे दौड़ना चाहते तो आवेदन करना। इसलिए नहीं कि दोबारा मुझे उसे को क्वालिफाई करना, इसलिए कि मैं 4 चीजें वहां से सीख के आऊंगा। एक हमारे यहाँ जो है ना वो एक सिस्टम 12th तक हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा मानता हूँ, बहुत ज्यादा जो माता पिता भी गंभीर रहते हैं कि बच्चे के नंबर आने चाहिए। मेरे भी बिटिया जो है ना वो लगभग 15 साल की एज की है और अभी सीबीएसई में पढ़ रही है और 10th है उसका। तो शाम को उसकी मम्मी जब सबसे पहले मुझे कहती कि 5 बजे का अलार्म लगाओ, बिटिया को उठाना है, तो मैं भी अलार्म लगाता हूँ, वो भी अपने फोन में लगाते हैं। हम दोनों वो 5 बजे उसको जगा दिया और पढ़ने लगा दिया। 12th तक भी हम ऐसा करेंगे। पर कहानी जो बिगड़ती है ना वो 12th के बाद में बिगड़ती है। उसके बाद में कोई पेरेंट्स जो है ना वो अलार्म 5 बजे की नहीं लगाता। और मैं ये कहता हूँ कि अब पेरेंट्स अगर 10वीं क्लास से आदत डाल ली खुद में अलार्म लगाने की, बच्चों को जगाने की, तुझे ये करना है, अगर ये नियमित मैं ये कहूँ वो तब तक अगर रहे कि जब तक नौकरी ना मिले या वो सफल ना हो जाए, तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चे को कामयाबी ना मिले। पर माता पिता अगले ग्रेजुएशन में क्या है, कॉलेज ही तो है तेरा, कॉलेज में तो कोई पढ़ाई नहीं होती, तो घर ही कुछ काम कर ले। और बाल स्वभाव ऐसा होता है कि हम स्कूल एजुकेशन से इतने उबाऊ हो जाते हैं कि मैथ के टीचर के फार्मूला, साइंस के टीचर से, एक इंग्लिश भाषा ऐसी है कि जो राजस्थान की बड़ी कमजोरी है, उससे तो हम सेलिब्रेट करते हैं कि अरे अब इंग्लिश से मेरा पीछा छूट गया। पर हम खुश होते हैं, पर नियति ऊपर से हंस रही होती है कि तू कितना ही खुश हो ले, मैं फिर मिलूंगी तुझे पलट के, और फिर तू 500-500 रुपए महीने देके गलियों में घूम घूम के नोट्स बनाएगा, लाइव क्लासें लगाएगा। सबसे पहले ये है कि अगर हमने 10th तक के सब्जेक्ट अच्छे कर लिए ना, जो कमजोरियां मैंने महसूस की, क्योंकि जब मैंने ये सोचा ना कि मुझे अध्यापक बनना है 2009 में, तो मेरे सामने जो है ना सबसे विराट रूप में जो चुनौतियां थी वो थी कि अब गणित नहीं आ रही, क्योंकि उस समय पैटर्न ऐसा था कि 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। एसएस में पैटर्न ये था कि मैथ के भी 5 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के भी 5 आएंगे, 5 हिंदी के आएंगे, 5 एसएस के आएंगे। ये मुझे साइंस नहीं आ रही क्योंकि मुझे अब इंग्लिश नहीं आ रही, मुझे गणित नहीं आ रही, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने सेलिब्रेशन कर लिया था प्लस 2 में और 10th में कर लिया था गणित का, कि वाह गणित से पीछा छूट गया, अब गणित से मेरा कभी संयोग नहीं होगा। अब वो गणित वापस 2008 में मेरे सामने खड़ी थी, जब वो प्रश्नावलियां जो साइन कोस थीटा वाली छोड़ी थी ना वो वापस सीख, वापिस मैंने। पर मेरा अच्छा ये रहा कि मैंने, मेरे पास है वो, मैं किताबें कभी बेचता नहीं रद्दी वाले को। सुरेंद्र जितना जानते हैं, रविंद्र सर जितना जानते हैं कि मेरे घर में एक ठीक ठाक लाइब्रेरी मेरी खुद की है किताबों की, कि ये सुरेंद्र और अक्सर कहते हैं कि ऑफिस में रखी कोई किताब सुमेर सर के पास में पहुंच गई तो वो किताब तो ये मान लो कि अब सेफ जगह गई, उस किताब पे दूसरा आदमी कभी नहीं पहुंच सकता। तो मेरे पास में कक्षा 9 और 10 की मैथ की किताबें पड़ी थी, वो मैंने निकाली। अब मैं कहाँ निकला, क्या मैं कोचिंग की ओर जाऊं? यहीं से हम गलती करते हैं कि अब मैं कोचिंग में जाऊंगा। मैंने देखा कि ये मुझे कौन पढ़ाता था 9th-10th में, तो आपकी स्मृति में आएगी 9th-10th वाले टीचर जिन्होंने आपको साइंस पढ़ाया, मैथ पढ़ाया। मेरा कुछ अच्छा कहें या कुछ भी कहें, कोई ईश्वर की ऐसी नियति थी, मैंने कोचिंग नहीं तलाशी। मैं उन्हीं टीचर के पास में गया जिन्होंने मुझे 9th और 10th में वो मैथ और साइंस पढ़ाई थी। हाँ भाई सुमेरा, उनका नाम है श्री चंदूराम जी सेठी। अवसर जब आए तो अपने गुरुओं को जरूर याद किया करें। अभी उदयपुर है, प्रिंसिपल है। और उदयपुर क्यों रहते हैं कि क्लाइमेट उनको पसंद आ गया, इसलिए सूरतगढ़ के थे और अब जो है वो उदयपुर रहते हैं। हाँ भाई सुमेरा आओ, बताओ बीएड होगी बहुत बढ़िया, तुम कोचिंग ज्वाइन करो, तैयारी करो। मैंने कहा नहीं सर आपके पास में, अरे मैं कैसे करवाऊंगा भाई, ये तो कोचिंग वाले करवाते हैं। मैं कहा सर मुझे कोचिंग से मतलब नहीं है, मेरे पाठ्यक्रम में ये 5 प्रश्नावली है और ये 4 लेसन जो है साइंस के, मुझे ये करने हैं। तो एक बार के लिए तो वो रुके। मैंने कहा सर मैंने आपसे 10th में पढ़ी, आपसे अच्छा मुझे कोई नहीं समझा सकता, मैं आपसे समझ पाऊंगा, आप करवाइए।
सर ने मेरी इस बात को स्वीकार किया। 2 महीने मुझे साइंस और मैथ पे काम करवाया, और जब ये पेपर हुआ तो साइंस में 4 के 4 और मैथ में 4 के 4 क्वेश्चन मेरे सही थे। उसी बदौलत पहली नौकरी जो मुझे मिली वो मिली सितंबर 2009 में, 3rd ग्रेड की। किसकी बदौलत? उन्हीं 9वीं 10वीं की किताबें और उन्हीं अध्यापक। कौन से अध्यापक? जो मुझे कक्षा 9 और 10 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेठ रामदाल राठी सेवा स्कूल सूरतगढ़, उन्हीं की बदौलत। कोई कोचिंग का रोल नहीं। अब समझ पा रहे हैं आप कोचिंग थोट क्या है? आप ये देखिए कि जब हम प्रतियोगिता परीक्षा में उतरते हैं ना, तो हम हमारे उन अध्यापकों को छोड़ चुके होते हैं। आप चाहे किसी निजी विद्यालय में पढ़े हो, आप किसी राजकीय विद्यालय में पढ़े हो, आप अपने कक्षा 9th 10th 11th और 12th के अध्यापकों को नहीं छोड़ना तो फर्स्ट वालों को भी नहीं है। प्रतियोगी परीक्षा के दौर में अगर कोई समस्या आ रही है तो कक्षा 9th 10th 11th 12th में जो आपको सब्जेक्ट करवा रहे थे, उनसे अच्छा सब्जेक्ट आपको कोई नहीं करवा सकता, कोई नहीं करवा सकता। और क्या क्या करना है ये भी आप तय करें। ये दौर पहली नौकरी का था, फिर नौकरी मिल भी गई, नौकरी में इतने खो गए कि आगे आने वाली वैकेंसी को छोड़ दिया। फिर कहते हैं ना, इंसान जो है ना वो अपनी चीजों से परेशान नहीं होता, परेशान होता है अपने साथ के लोगों से। मेरे बहुत से जूनियर जो थे, जो कि पहली नौकरी में मेरे साथ सिलेक्ट नहीं हुए, परंतु 11 की 2nd ग्रेड में वो सिलेक्ट हो गए। तो मुझे बड़ी ऐसी तकलीफ हुई कि यार ये 2nd ग्रेड लग गई, अपने ही 3rd ग्रेड पे बैठे हैं। तो मैंने 2012 में 2nd ग्रेड का बड़े मनोयोग से तैयारी की, तो मैं हिंदी से 2nd ग्रेड सिलेक्ट हो गया। फिर लगभग 4 साल काम किया, और उसके बाद में 17 में स्कूल लेक्चर हिस्ट्री के लिए काम किया। यही प्रश्न आप बच्चों का मिल जाएगा कि अगर जिस सब्जेक्ट से आपकी पीजी हो रखी है, 2 सब्जेक्ट से पीजी है, तो मुझे तैयारी किस सब्जेक्ट से करनी चाहिए? मैं कहूँगा मैं 2 सब्जेक्ट से पीजी थी, हिंदी से और हिस्ट्री से, और मैं हिंदी से 2nd ग्रेड था। अगर ये आईना किसी के भी सामने होगा तो लेक्चरर से किस चीज की तैयारी करेंगे? मेरे ख्याल से किसी भी पूछे वो कि हिंदी से 2nd ग्रेड लगे हुए, पीजी भी जब हिंदी से, तो हिस्ट्री में घुसना तो ये तो नया चीज है ही नहीं, ये तो बेरंग सा लग रहा है। पर मैंने तैयारी कहाँ की? हिस्ट्री सब्जेक्ट से तैयारी की, क्योंकि सबसे ज्यादा खुद के बारे में जान पाते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। घर वाले धकेल रहे हैं कि नहीं तू आरएस पे कर, तू एसआई पे कर, कि पड़ोसी का लड़का जो है ना वो एसआई बन गया, या एसआई के लिए ठीक रुतबा होता है, या घर वाले दबाव दे रहे हैं नहीं तू तो अध्यापक की तैयारी कर, ये एसआई की मत कर। आरएस पे आप पे कुछ थोपने वाली चीज नहीं, आप सहज कहाँ महसूस कर रहे हैं, आपके अंदर की चीजें आप ही जान सकते हैं। मुझे ये था कि नहीं, हिंदी में मैं अपने आप को इतना ठीक है, कंफर्ट, ठीक है, एक चीजों को बार बार दोहराया, कंठस्थ हो गई, एग्जाम दिया, पास हो गए, पर मैं कहीं ना कहीं जब अध्ययन करवा रहा हूँ बच्चों को, अध्यापन करवा रहा हूँ, तो मैं सहज नहीं। तब मैंने मेरा विषय बदला और मैं इतिहास में उतर गया। ये यात्रा चलती रही, फिर सेकेंडरी एचएम में आई, इतने में कोविड का दौर आ गया। कोविड के दौर के दौरान जो है मैंने ये स्वाध्याय नाम की एक थीम स्टार्ट की 11 नवंबर 2020 को, सिर्फ 2 विद्यार्थियों से, और फिर ये 2 विद्यार्थियों की यात्रा धीरे धीरे अब तो शायद ऑनलाइन में हम 2000 के आसपास हैं, ऑफलाइन में भी लगभग 1500-1800 के आसपास हम जो है वो संख्या लेके बैठे हैं। और मुझे राजस्थान के किसी भी कोने से एक फोन आता है। कल झुंझुनू से आया, अजमेर में भी बैनर चल रहे, 19 तारीख को वहां भी स्टार्ट है। मैंने एक बात की कि मैं धनार्जन के लिए संस्था नहीं खोलूंगा। पहले संस्था जो व्यक्ति स्टार्ट करते हैं, देखो धन बगैर कोई कार्य नहीं होते, पर मेरा ये कहा होता है कि पहले आप अपनी आवश्यकताएं पूरी करें। कि अगर वहां बच्चों को आप फैसिलिटी दे रहे हैं, भवन रेंट पे ले रहे हैं, तो आप लेने वाली फीस वहां खर्च कीजिए। आपको इंफ्रा में कहीं पैसे चाहिए तो आप वहां खर्च कीजिए। मैं हमेशा एक टीम को कहता हूँ कि मैं चल के कभी फोन नहीं करूंगा कि महीने वाले दिन हिसाब कर देना और हमें यहाँ कोई धनराशि भेज देना। मैं क्यों, मेरा बहुत दूर का जो है ना वो एक अध्यापक का उद्देश्य मान ले, निमित्त मान ले, मेरा ये होता है कि जिस दिन परिणाम आएगा ना, सूरतगढ़ अगर 60 सिलेक्शन लेके आता है ना, तो अगर राजस्थान की हमारी 15 ब्रांचेज है, अगर एक एक की सिलेक्शन लेके आती है ना, तो वो किसी धन से कहीं बहुत बड़ा है, किसी भी धन से। इस निमित्त से जो है दुर्गेश जी ने यहाँ का मैंने यस किया यहाँ पे कि ठीक है हम करेंगे ये चीज। और मोस्टली मेरा जो काम रहता है वो रहता है टेस्ट प्रैक्टिस पर। 2-3 चीजें हैं जिन पे पुनः मैं एक बार कि नौकरी जरूरी है, जीवन जरूरी है, बड़ा थोट आज के समय में अभिभावक के लिए, अध्यापकों के लिए जो है सबसे जरूरी है जीवन जरूरी,
नौकरी सब कुछ नहीं। कहीं ना कहीं हम भारतवर्ष भूमि के रहने वाले हैं, हम आध्यात्म से बहुत जुड़े हुए, नियति को बहुत मानने वाले हैं। नियति के मानने के साथ साथ में हमने कर्म को भी पीछे नहीं रखा, कर्म को भी सबसे आगे रखा था। कहीं ना कहीं उसके साथ में नियति के पक्ष को भी स्वीकार है। कर्म तो करना ही करना है, कर्म करने के बाद में भी कुछ अगर नहीं है तो ये कहीं ना कहीं स्वीकार है कि नियति कुछ जो है वो आपसे अच्छा चाह रही है, और बढ़िया चाह रही है, और क्षेत्र में चाह रही है। आपके माता पिता के लिए, आपके अपनों के लिए आप जरूरी है। आपका नौकरी लग पाना उनका एक मन की इच्छा है। कभी भी ऐसा कुछ भी कार्य ना करें कि उनका मन जो है वो आहत हो किसी भी प्रकार से। भी किसी भी काम को आरंभ करने के 2-3 चरण रहते हैं, क्या करें। प्रतियोगिता परीक्षा मतलब सबसे पहले उसका प्लान बनाना बहुत जरूरी है। बिना प्लान नहीं हो सकता। दुर्गेश जी ने भी यहाँ पे सोचा हो तो सबसे पहले ये सोचा कि एक मंच पे हम जुड़ पाए सबसे, तो उन्होंने भी एक प्लान बनाया, योजना बनाई, फिर उसका क्रियान्वयन किया। ये काम होने के बाद में एक बार ये सोचेंगे कि उसमें अन्वेषण करेंगे, देखेंगे क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, क्या सुधार किया जाए, फिर संशोधन, फिर उसके बाद में परिणाम की सोचेंगे हम 1 साल बाद में, 2 साल के बाद में। आगे प्रतियोगिता परीक्षा मतलब तो उसकी प्लानिंग बहुत जरूरी है। सीधा ही सोच लिया कि मुझे तो जो है ना अध्यापक बनना है और व्याख्याता बनना है, मुझे लेक्चरर बनना है, तो उसके लिए हम काम क्या कर रहे हैं। उसके लिए चाहे आप डायरी लगा लो, पूरे 24 घंटे में आप ये लिखें कि आज पूरे 24 घंटे में मैंने आखिर किया क्या है, और इन 24 घंटों में कौन से ऐसे समय था जिस समय मैं और पढ़ सकता था, और काम कर सकता था। प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत जो है ना, जैसे आप सभी की तो यात्रा थोड़ी थोड़ी मैं मानता हूँ कि लंबी हो चुकी है, पर आपके छोटे जो है बहन भाई जो भी है, उनको ये कहें कि अगर कक्षा +2 के साथ में अगर वो जोड़ लेते हैं खुद को, तो ज्यादा उनको परिणाम मिलेंगे। आप सभी के लिए ये रहेगा कि आप जिस वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं उसका पाठ्यक्रम जरूर निकालें। मैंने अक्सर ये विद्यार्थियों से ये प्रश्न करता हूं, मैं चलो बताओ सिलेबस बताओ। एक चीज सर, सिलेबस मेरे फोन में सॉफ्ट कॉपी है मेरे पास है, जब जरूरत होती है तो मैं उस पाठ्यक्रम को ओपन कर लेता हूं। और मैं हमेशा इस बात के लिए बोलता हूं, मैं नहीं, फोन वाला नहीं, आपके पास में सिलेबस की हार्ड कॉपी होनी चाहिए। और राजस्थान की कोई भी भर्ती परीक्षा है, जो बिंदु लिखा हुआ है ना, जो बिंदु लिखा है, जैसे लिखा हुआ है कि स्थापत्य, और स्थापत्य में आगे डैश करके दुर्ग लिखा है, तो आपके एग्जाम में दुर्ग ही आएंगे, फिर महल नहीं आएंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझना बोल। स्थापत्य इतना है, स्थापत्य पे दुर्ग, दुर्ग पे शायद रघुनाथ सिंह ऐसे कुछ राइटर है, नाम भूल रहा हूँ, कि एक पूरी किताब लिखी। तो ऐसे स्थापत्य में अगर हम जाएंगे तो स्थापत्य इतना बड़ा है, उसकी 10 किताबें होती है। सिर्फ बिंदुवार चीजें पढ़े, सिलेबस को सामने रखें, पुराने जो पेपर हो रखे उन पेपर का संकलन आपके पास में होना चाहिए। फिर घूम के बात आती है कि मेरे फोन में नहीं, उसकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए। जैसे लेक्चरर की जो भी तैयारी कर रहे हैं, रीट की जो भी तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, SIRS की कर रहे हैं, वीडियो की कर रहे हैं, तो आपके पास में अब से हो चुके परीक्षाओं के सारे प्रश्न पत्र होने चाहिए। और जो उस टॉपिक में घुसे कि मान लो आपने सबसे पहले राजस्थान की स्थिति विस्तार आकृति पढ़ना स्टार्ट किया, तो आप उसमें ये देखें कि अरावली को लेके अब से जो पेपर हो चुके हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन है, कैसे वो पूछ रहे हैं। वो ये सीक्वेंस में पूछेगा कि जैसे ही आप जो है दक्षिण से और पश्चिम से चलेंगे और आप पूर्व की ओर निकलेंगे, तो ऐसी कौन सी जगह आ जाएगी जहां अरावली की ऊंचाई जो है वो निम्नतम आ जाएगी, कम होगी। तो उत्तर ऐसा निकल के आता है कि नहीं जी, वो तो ऐसा जयपुर वाला स्थान जहां की अरावली की जो ऊंचाई वो सब कम है। तो उनसे हम सीख पाएंगे आगे आने वाले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन जो है वो। अब नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस का क्या महत्व रहता है। नोट्स बनाने चाहिए, पर कैसे बनाने चाहिए कि मार्केट में आजकल जितना भी कंटेंट है, मैं ये मानता हूँ लगभग वो नोट्स के समान है। जितनी नए नए जो ऑथर किताबें निकाल रहे हैं, वो नए नए जो लड़के सिलेक्ट हो रहे हैं, और उनके मन में एक गुस्सा भरा पड़ा है कि मैं ये तैयारी कर रहा था, बड़ा परेशान हुआ, ये टॉपिक तो बड़ा खराब सा है, मैं उस पर कुछ अच्छा लिख रहा हूँ। तो उनके नोट्स का भी आप उनकी किताबों का चयन कर सकते हैं, वो अपने आप में नोट्स है। एक न्यूज़पेपर जो है ना वो नियमितता में लेके आए आप। सबसे बड़ी जो विडंबना मैं ये मानता हूं कि न्यूज़पेपर जो है ना वो कोई विद्यार्थी नहीं पढ़ता। कल परसों क्लास में मैं खड़ा था और मैंने पूछा स्कूल लेक्चरर में करंट जीके के 14 टॉपिक है, सबसे छोटा टॉपिक कौन सा, वो बताइए मुझे। तो बच्चे से सोचने लगे कि करंट के 14 टॉपिक कौन से, पूरा करंट तो पूरा है, समसामयिक की तो पूरी पढ़नी है मुझे, सारी सारी हाँ सारी पढ़नी है। नहीं, सबसे छोटा टॉपिक जो है ना वो है पुस्तकें और उनका लेखक जो
एक लाइन में टॉपिक, आप ये मान के चले कि आपका होने वाला पेपर 75 प्रश्नों का नहीं है, ये सिर्फ 74 के एक लाइन में लिखेंगे ना। एक मासिक पत्रिका निकलती है क्रोनोलॉजी राजस्थान नाम से, उसके हर माह में साहित्य तक एक आध किताब आती है। साहित्य तक 12 मंथ में ये मानो 6 या 7 चर्चित किताबें होती है। अगर एक लाइन में उस टॉपिक को लिख लेना कि 14 नंबर टॉपिक 10 की और वो 7 किताबों के नाम उनके लिख लिए, टॉपिक कंप्लीट अपने आप में, जरूरत नहीं पड़ेगी आगे। उसे थोड़ा सा बड़ा टॉपिक मैं कह दूंगा, वो है इसरो के अंतरिक्ष कार्यक्रम जी। अब बच्चे कई बार कहते हैं सर करंट कितने टाइम का पढ़े, 6 महीने का, साल से ज्यादा तो क्या आएगा। और अब ये वो टॉपिक है जो ये तय करता है कि कोई जरूर नहीं, आज से 3 साल पुराना भी पूछ सकते हैं, 4 साल पुराना भी पूछ सकते हैं। क्या अंतरिक्ष इसरो अंतरिक्ष कार्यक्रम रोजाना करते हैं? कभी नहीं करते। चंद्रयान के बारे में जो प्रोजेक्ट था, रोवर के बारे में या लैंडर के बारे में, विक्रम के बारे में, प्रज्ञान के बारे में, ये है तो क्वेश्चन वहीं से वो पुटअप करेगा। फिर ये सबसे छोटा टॉपिक, मैं ये कहता हूँ कि कुछ टॉपिक ऐसे मिलेंगे पूरे पाठ्यक्रम में जो आप एक दिन में समेट सकते हैं और निकाल के ऐसे पन्ना अलग से रख लीजिए कि ये मेरा सिलेबस जो है वो पूरा हुआ, ये मैंने उकेर लिया। बातें बहुत है, अगर अपने करेंगे तो इसमें, जैसा मैं देख रहा हूँ आपके चेहरों को कि उबासी आनी स्टार्ट हो गई है। दुर्गेश जी, चाय पानी की व्यवस्था करना। चंद लाइनें हैं, बोलना चाहूंगा, विद्यार्थियों को समर्पित है। कलाम साहब की स्वप्न वाली बात जो है उसे जोड़ते हुए कहना चाहूंगा कि सपनों में रख आस्था, स्वप्न में रख आस्था, कर्म तू किए जा। स्वप्न में रख आस्था, कर्म तू किए जा, त्याग से ना डर, आलस का परित्याग कर। तो सफल होना होगा ना, त्याग अवश्य करना होगा, बिना त्याग के कोई चीजें नहीं मिल सकती। मैं भी ये सोचूं कि अगर मुझे यहां आना है तो इससे आने से पहले मुझे कुछ न कुछ चीजें जो है ना वो छोड़नी पड़ी, चाहे वो स्कूल के लिए मैंने एक दिन की सीएल जो है ना वो भी लेनी पड़ी। तो स्वप्न में रख आस्था, कर्म तू किए जा, त्याग से न डर, आलस का परित्याग किए जा, गलती से ना घबरा, गिरकर फिर खड़ा हो जा। और विद्यार्थी जीवन में ये होता है कि नहीं, मैं पेपर दे रहा हूं, नेगेटिव मार्किंग का इतना मेरे पे डर है, इतना डर है कि मैं जो है पेपर भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूं। इसी से एक प्रश्न को जोड़ना चाहूंगा। किसी व्यक्ति ने नेगेटिव मार्किंग पे एक बात कही थी, किसी बच्चे ने पूछा कि सर नेगेटिव मार्किंग का इतना भय रहता है कि हम पेपर भी अटेम्प्ट नहीं, आते हुए हम छोड़ जाते हैं और घर आके माथा पीटते हैं कि तो बी तो मैं भर ही रहा था, मेरा पेन बी के पास में पहुंच गया था और मैं छोड़ दिया। तो तेरे को मना किसने किया था? मना तो भर क्या था बी, अब क्यों रोना रो रहा है यहाँ पे? अगर ये कोई पायलट ये सोच ले कि रनवे पर कि फ्लाइट उड़ेगी चढ़ेगी और बीच में रुक गई तो मेरे ख्याल से उसको कोई उड़ाएगा ही नहीं, फिर वो वहीं खड़ी रहेगी एयरपोर्ट पे सारी की सारी। रिस्क तो है, रिस्क तो है, पर इसके लिए ये है कि मुख्य परीक्षा में हम गलतियां कम करें। उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए ये है कि हम कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें कि होने वाली हमारी गलतियां यही दूर हो जाए। बहुत से कहते हैं नहीं टेस्ट सीरीज से क्या होता है, पढ़ना तो खुद को है, टेस्ट से क्या होता है। तो चलो मैं ये गेम में लेके आता हूँ उस चीज को, खेल में। अगर किसी को अच्छा फुटबॉलर बनना है, किसी को अच्छा अगर टेनिस स्टार बनना है, किसी व्यक्ति को क्रिकेट में अच्छा करना है, तो क्या वो प्रैक्टिस के बगैर संभव है? संभव नहीं है ना। युवराज सिंह जी के फादर साहब का क्या नाम है? जोगराज सिंह जी। कल एक कहते हैं जिसका जैसा मन वो वैसी चीज देखते थे। मैंने ऐसे रील में भी खूब काम में लेता हूँ, है ना, इंस्टा को खूब, पर मैं लेता हूँ तो मैं दिन में 2 रील लगाता हूँ तो मुझे उसका फायदा मिलता है कि 10 बच्चों की कॉल आ जाती है मेरे पास में। उनकी एक क्लिप आई मेरे सामने, पर पंजाबी फिल्मों में तो उन्होंने क्या है कि मैं वैसे गेम के बारे में कम अनुभव रखता हूँ, पीछे क्या विकेट होती है कैसे वो उखाड़ रखती है, हाथ में ले रखी थी। उनकी सारी क्रिकेट अकेडमी है, तो बच्चा के बॉल आ रहे और डर रहा है पीछे, तो उनका ऐसे गुस्से में कहा अगली बार पीछे हो तो ये सोच लेना तू, मैं फेंक के तेरे पे मारूंगा। तो वो क्या करवा रहे, उसको अभ्यास करवा रहे, बार बार अभ्यास, वो टेस्ट ही तो है। फिर जब एक छोटे से बच्चे के लिए क्रिकेट में कुछ अच्छा करना है तो वहां टेस्ट जरूरी है, तो आपके लिए क्यों जरूरी नहीं? आपके लिए जितने, हम कहते हैं ना कि कोई क्रिकेटर बहुत छाया ऐसे और फिर डाउनफॉल आया उसका, बिल्कुल गिर रहा है, मीडिया खूब उसको जो है कह रही है कि तू कुछ कर ही नहीं रहा, फिर कोई बाबाओं के चक्कर लगा रहा है, माथा टेक रहे, पत्नी के साथ में जा रहे हैं, देख रहे हो ना ऐसा क्यों हुआ अभी? क्या उसके दिन बुरे आ गए? उसके दिन बुरे नहीं है, ब्रांडिंग हो गई, बिजी इतना हो गया, एड कंपनियों में खो गया, प्रमोशन में खो गया, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, चल नहीं पा रहे वहां पे।
बोल आ रही है, दाएं जा रही है, बाएं जा रही है, नींद पूरी नहीं हो रही, कुछ भी, उसी का नुकसान है। फिर वापस कहते हैं कि उसने अपने आप को ठीक इंप्रूव कर लिया, कि वापस उसने वो सारा काम छोड़ा, मैनेजर को बोला कि सब जो है सारा कुछ क्रिकेट से बने, ये एडवेट लेना बंद कर दूं, कुछ भी नहीं, मैं वापस प्रैक्टिस करूंगा। और फिर अगले 2 महीनों में वो क्या वापस लाइन पे सही आ जाते। ये चीज आप लोगों पे, यही आपके लोगों पे, कि वैकेंसी हो या ना हो, आप अपने काम को ना रोकें, काम को ना रोकें। वही बात की नौकरी जो है मुश्किल नहीं। उन्हें वो लाइनें कुछ रह गई थी कि गलतियों कर ना घबरा, गिर फिर खड़ा हो जा, समस्याओं को रास्ते से निकाल दे, चट्टान भी होकर तू ठोकर से उसको उछाल दे, रख हिम्मत, तूफानों से टकराने की जरूरत नहीं है, किसी मुसीबत से घबराने की, जो पाना है बस उसकी एक पागल की तरह चाहत रखे, कि किसी को पागल पाना है तो पागल की तरह चाहत रखे, करता रहे कर्म मगर साथ में खुदा की इबादत भी कर, यानी ईश्वर की भी मन में स्मृति जो है वो बार बार रहनी चाहिए। चाहत वाली बात से कहूंगा कि मेरे मित्र एक राजश्री नगर में हिस्ट्री के लेक्चरर है, जब एक बार मेरे अकेडमी आए तो उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को उन्होंने सामने रखा। उन्होंने कहा कि जब कुछ पाना है ना तो वो उस टारगेट से वैसा प्रेम होना चाहिए, साधक वाला, जो बड़ा पवित्र वाला रिश्ता, कि मुझे ये बनना है। तो राधा ने जैसे भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए तप किया, तपस्या की, आराधना की, उनको मन मंदिर में, जैसे माँ मीरा के बारे में हम कहते हैं, बसा के रखा, वैसी साधना, वैसा ही हम हमारे लक्ष्य के प्रति हम रखेंगे तो आप अवश्य जो है सफल हो जाएंगे, अवश्य सफल हो जाएंगे। बहुत मोटिवेट करने वाले लोग मिलते रहेंगे, बताते रहेंगे। मैं मोटिवेटर यहाँ बन के नहीं आया। कौन सी ऐसी चीजें जो जीवन में होनी बहुत जरूरी है, वो सबसे पहले कि आपके कोई नजदीक है ना, सबसे नजदीक है। मैं तो 1 घंटे के लिए आया हूँ, फिर चला जाऊंगा, फिर शायद आप कभी फोन भी करेंगे तो आज आपको लगेगा कि अरे सर तो बहुत अच्छे हैं, सर आपके कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, तो हम हमारे वो कॉन्टेक्ट नंबर जो है जो अकेडमी वो भी दे देंगे। फिर आप वो फोन कॉल करोगे, सर मैं ये किताब खरीद रहा हूँ, तो वहां से आपको रिप्लाई भी नहीं मिलेगा, आप इरिटेट हो जाएंगे। सर के मंच पे अच्छे लगते हैं, बाकी फोन उठाते भी नहीं है, बात भी सही है। दूसरा आपका कोई भला नहीं कर सकता, कतई नहीं कर सकता, क्योंकि यहां भी हो तो यहां भी जब मंच पे खड़े होते तो व्यक्ति के व्यक्तित्व, मैं ये मानता हूं कि लगभग जो 80% बनावटी होते हैं। मैं भी खड़ा हूं तो मेरा व्यक्तित्व भी लगभग 80% जो बनावटी है। मेरे बहुत से बैच की सारिका जानती है, ऐसा तो मैं कभी बोलता ही नहीं, है ना। सारिका सब जो अगर स्वाध्याय है वो जानते हैं, क्योंकि ये मंच जैसा चाह रहे हैं मुझे वैसा करना पड़ रहा है। तो वहां आप जिससे उम्मीद रखें ना, वो अपने गार्जियन से रखें, वो चाहे जैसे हैं वो ही है आपके। ये समस्या सबसे ज्यादा है ना लड़कों में, लड़कियों में आती है। जैसे नए शहर में जाते हैं, अगले ही दिन पीजी में एक दोस्त मिलता है, अरे भाई तू कहां से है, मैं अनूपपुर से। अच्छा तू अनूपपुर से है, मैं राम सिंहपुर से, बन गए बैली। और बुराई में इतना अट्रैक्शन होता है, तो काल जो है ना, एक पढ़ने वाला है कि ये कहां से, कि ये जेल सर से, ये पढ़ता है, वो दूसरा ये पढ़ता है, साथ इससे बद ये इसको कोई लेना देना नहीं है, ये काम का आदमी नहीं है, वो काम का अपने आप ही नहीं है, वो पढ़ाई कर रहा है। तो वो अच्छा कौन लग रहा है, जो सबसे पहले अपने इंस्टा अकाउंट, मेरा इंस्टा अकाउंट है, ये तू फॉलो कर, तेरे वाला मैं फॉलो करता हूँ, ये सेल्फी चिपकाई उसके सबसे पहले। ये 2 अच्छे मित्र, ये बने 15 मिनट में। माँ बाप ने पाल पुल के 25 साल से पैसे दे के कोई कैसे सी उठा के जेब में डाले, तेरे को कैसे पहुंचाया, वो तो कहेंगे, और कैसे बन गए वो। और ये बात बेटियों पे लागू होती है। मैं अक्सर कहता हूँ कि लड़कियां सनातन काल से भी भोली थी, अभी भी भोली, अब पता नहीं थोड़ा बहुत कोई हो जाए तो पता नहीं, बाकी 2 मिनट में बस है। तो आपकी अपनी जो है ना, वो आपके गार्जियन तत्काल अनजाने शहर में, अनजानी जगह से आपसे कोई आत्मीयता दिखाए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, आप ये मान लेना कि ये आपकी प्रगति का मार्ग का आ गया बाधक, आ गया। मेरा ये सुरेंद्र रविंद्र सर जानते हैं, मेरे मित्र नहीं है, मतलब जैसे मित्र की परिभाषा है वो बहुत बड़ी ऐसी जैसे दे रखी है ना, जानकार बहुत है, मित्रता वाले कम है। कम क्यों रहते हैं कि मैं मेरे काम पे ध्यान रखता हूँ, मित्रता पे ध्यान नहीं रखता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा जो है ना, वो ऐसे 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 वो साथी लोग पीछे, वो आगे चलता रहता है सफर, हर 2 साल में सारा अपडेट हो जाता है काम सारा का सारा। तो काम जो है ना, वो आपका कद, आपकी कामयाबी जो है ना, वो काम में आएगी। आज मुझे यहाँ कौन बुला रहे, मुझे बुला रहे हो। जैसे गालिब ने कहा कि गालिब को एक बार जो है ना जफर ने कहा कि एक समारोह मिल, जब समारोह मिलते हैं तो बनावटी होते, तो वो कपड़े जपड़े ऐसे पहने हुए, अरे वाह तू गालिब आना के तू लाल किले अपने वो दीवाने खास में बैठ के खूब गप्पे मारेंगे, और तेरी जो है ना वो गायकी जो क्या उर्दू में कुछ शायरी करते थे, वो वाह वाह करेंगे, सुनेंगे। तो
एक दिन ऐसे गालिब घूमता घूमता कहते कुछ कुछ तो इसको बनाया गया जोड़ जाड़ के, पूरा ऐसा नहीं है, शायद कुछ अलग रहा होगा। तो गालिब चला ऐसे कि चलो आज जफर साहब से मिल आते हैं, बातें कर आएंगे, चाय पिएंगे, देखेंगे दीवाने आम कैसा है। जैसे दरवाजे पे गए, रोक लिया, हाँ जी क्या मैं गालिब बुलाए, जफर साहब ने बुलाया तेरे को, तो लग ही नहीं रहा है कैसे, तो निकाल दिया। अगले दिन के वो अच्छे शेरवानी वगैरह पहन के, ड्रेस वगैरह ऐसे ऐसे दिखे कि रियल में वैसे दिखे। और जब वो गेट पे जा रहे हैं तो द्वारपाल ने भी नहीं रोकर अंदर चले गए। तो जफर ने कहा आप इतने दिनों से कैसे आए हैं? तो उनका अभी मैं कुछ नहीं बता रहा। जब उनका वो खाना वगैरह स्टार्ट हो तो वो अपने कपड़ों का सिक्र ले, तू खा, तू ये चीज चख, या ये सही है, ड्रिंक कर। उनके क्या हो गया भाई, दिमाग तो ठीक है? नहीं कि दिमाग नहीं ठीक है, पहचान जो है मेरी नहीं हो रही, इन चीजों की हो रही है। चाहे उसमें एक चीज अपने ऐड कर सकते हैं, जफर ने भी बुलाया तो क्यों बुलाया? उसके कर्म की वजह से बुलाया। तो प्रधान जो कर्म है आप में क्या है, उसी से आप जाने जाएंगे। चाहे वो परिवार है, चाहे आपका वो घर है, चाहे वो आपकी सोसाइटी है। इसलिए घूम फिर के उसी बात पे आऊंगा कि आपके कोई अपने हैं तो आपके पेरेंट्स है, दिखावटी लोगों से दूर है। तत्काल जैसे कोई कहे कि मैं बस तेरा बहुत निकट का हूँ, जानकार हूँ, हमेशा एक सकारात्मक बात उसमें रहे। जैसे कहते हैं पेपर लीक हो जाए, तैयारी करने का कोई मतलब नहीं, उनको तू रवाना हो, तू निकल, लाइब्रेरी से निकल, पीजी से निकल, उससे दूर हो। पेपर बिक जाते हैं, पेपर निकल, ऐसे लोगों से दूर रहें। क्योंकि चाहे कुछ भी हो रहा हो, सीटें कम आई है। अभी कल परसों मेरे पास में फोन है, जैसे मैं कह रहा हूँ मेरा बर्ताव ऐसा नहीं, थोड़ा अलग टाइप का होता है। तो क्या होता है, जब मेरे पास में क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, तो मैं व्यापारी बन के बात नहीं करता। सर मैं बीकानेर से बोल रही हूँ, मैं बोलो सर तैयारी करनी थी, मैं तो करो। क्या सर सिट्टे तो 4 ही है, तो मैं तो मत करो। नहीं सर तैयारी तो करनी है, तो मैं चाहती क्या है भाई, तैयारी करनी है तो कर, तू नहीं करी तो और करेंगे लोग। नहीं सिट्टे 4 आई है, घर वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, घर वाले कह रहे हैं, तो तुम्हें तैयारी तेरे को करनी है। घर वाले कह रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं, तो उनको तू समझा। 4 सीटें हैं इसका मतलब ये तो नहीं है, वो स्टिल लेक्चरर में ओबीसी महिला की 4 सीटें हैं, तो 4 सीटें आएंगी। तो मैं कहता तू इंतजार तू छोड़ दे, जिस दिन फिर मेरी ऐसा ही कहना, मैं जिस दिन 400 है ना उस दिन कर लेना। तो क्या नहीं वैसे सर तैयारी तो करनी करनी, मैं एक बात पर है, चाहे 4 आई और चाहे 400 आई हो, तैयारी कर। तो ऐसे नेगेटिव माहौल वाले भी लोग हैं ना, उनसे आप दूर रहें। सीटें चाहे 4 हो, सीटें चाहे 400, हमें काम करना है। अगर 390 सीटें मैं उस दिन छोड़ देता ना रियल में, उस दिन मेरे मन में ये थॉट आ जाता, मैं वो पुरानी 9-10 की किताबें उठा के मेरे टीचर चंदूराम जी सेठी के पास में नहीं जाता, तो आज की तारीख में 15 जनवरी 2024 को इस मंच पे नहीं बोल रहा होता। वरना मैं सूरतगढ़ के किसी भी आड़ती की दुकान में बैठा होता, वहां पे वो या तो किसान बन के बैठा होता या उसके को मुन्नी का काम कर रहा होता, क्योंकि हमेशा हमारे पक्ष में समय नहीं होता। अगर मेरी कंडीशन ये थी कि पिताजी किसान है, सूरतगढ़ के पास में ही बिल्कुल पश्चिम साइड में, पूर्व साइड में हमारा गांव है, ट्यूबवेल से सिंचाई होती है जमीन, इतना सा अनाज होता है कि 1 साल का काम चल जाता है, अगले साल का फिर आड़तीय से ले लो, फिर कमाए, आड़तीय को देख के फिर काम चल गए। तो पिताजी का ये था कि देख ले भाई, साल भर तेरे को भीड़ करवा दी, 40-50 हजार रुपए लग गए, अब एक भर्ती का तेरे को टाइम दे रहे हैं, वरना खेती है वो संभाल ले। पर मेरे भी ये था कि अगर हो जाएगा तो ठीक है। पर तब मैंने मेरा 100% दिया, तब मैंने ये नहीं देखा 390 सीटें थी मेरे लिए, करो मरो की नीति थी, मैं निकालना है इसमें। मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया, पर्सनल खुद से, खुद का एक शेड्यूल बनाया, सिलेबस को सामने रखा और काम किया। डरा नहीं मैं इस चीज से कि वैकेंसी जो छोटी है। तो लगातार आप जो आपका चयन जो है आपकी खुद की मेहनत से होगा। सर की कही हुई बात जो है उससे कहूंगा कि अपनी रुचियों को जो वो बदले, कि हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। जैसे हमारी रुचियां होगी वैसे ही हम बन जाएंगे। आपके लिए बहुत से लाइनें निकाल के लाया था कि मैं भी हिंदी साहित्य का जो है वो विद्यार्थी भी हूँ, सेकंड ग्रेड भी रहा। कि दुष्यंत कुमार साहब की एक चंद लाइनें हैं। दुष्यंत कुमार साहब बड़ा हिंदी में बहुत बड़ा नाम है इनका, कि हो गई पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, कि हो गई पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर में, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए।
ये चंद लाइनें। और अब मैं चाहूंगा कि और श्रोतागण जो है वो आए और अपनी एक बात रखें। शिव मंगल सिंह जी की एक कविता है, कक्षा 6 की एक कविता है, अध्याय नंबर 17 है। एक विद्यार्थी जो है ऐसे रास्ते से जा रहा है और उसने लिखी है कुछ कि आप विद्यार्थियों को समर्पित है, यह हार एक विराम है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं ये कर नहीं सकता, कि यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटना पर दया की भीख में लूंगा नहीं वरदान में मांगो नहीं। कविता का शीर्षक है कि वरदान मांगोगा नहीं, किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाने कि तू ऐसा कर दे, तू मेरे लिए ऐसा कर दे। अगर जीवन में मुझे कुछ करना है तो मैं खुद ही उसके लिए करूंगा। कि यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं वरदान में मांगूंगा नहीं। समर्थित सुबद प्रहारों के लिए अपने खंडरों के लिए जान लो, मैं भी विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं वरदान में मांगूंगा नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद आप सभी का कि आपने इतने गौर से एकाग्रता के साथ, जैसे अध्यापक कोई लेसन पढ़ा रहा हो, आपने सुना होगा। कुछ चंद अगर मेरी कही हुई बातें आपकी स्मृति में आ जाए, आप उनको उकेर लेंगे तो मेरा यहाँ आना धन्य हुआ। एक बार के लिए मैं उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो वक्ता बन के मुझे बोल रहे, श्रोता बन के आप लोग सारे सुन रहे हैं। पुनः एक बार मां सरस्वती के चरणों में सादर वंदन।